तो यार क्या हाल है। मैं लाया हूँ नया चैप्टर, चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पे अपने युवान ने प्रिंस जियोन को उठा रखा होता है। जहाँ पे प्रिंस जियोन बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ग्रेट मिंग एम्पायर के फाउंडिंग एम्परर झांगू से क्या तुम नहीं डरते हो? मैं मानता हूँ तुम्हारी फौज तुम्हारा हुक्म पे चलती है, लेकिन अगर तुम ना रहो तो? प्रिंस बोलता है, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बदतमीजी बात करने की? युवान बोलता है, अगर मेरे जैसे स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट रात को चुपके से महल में घुस के जाए और तो क्या तुम्हें पता भी चलेगा? अगर इस दुनिया में प्रिंस जियोन एम्पायर पूरा रॉयल फैमिली ही मर जाए तो ग्रेट मिंग एम्पायर लाखों की फौज में कैसे हुक्म बनाएगी? प्रिंस सोचता है, ये सीरियस है क्या? ये क्या कह रहा है? अगर चाहे तो सच में ऐसा कर सकता है क्या? युवान बोलता है, अब समझ में आया तुमको तो ये एग्रीमेंट क्यों बना था? तभी युवान उसको एनर्जी से सर हिलाने मजबूर कर देता है। इतना तो युवान कमीना हो चुका है यार, जब से वीडियो बना रहा हूँ तब से देख रहा हूँ। तभी इसको नीचे लेकर आ जाता है और अपने मन में सोचता है, सिर्फ उस वजह से नहीं, अगर सिर्फ वही रीजन होता तो आज रॉयल फैमिली को वजूद ही नहीं होता। कहते हैं रॉयल फैमिली के अंदर एक छुपी हुई ताकत है और एम्पायर उस ताकत की हिफाजत कर रहा है। इसीलिए किसी का असैसिनेशन करना मुमकिन ही नहीं है जब तक वो इंसान सुप्रीम मार्शल आर्टिस्ट ना हो। लेकिन अगर लगता है प्रिंस चेन और उसका गार्ड को इस बात का पता भी नहीं है, इसीलिए इस बात को छेड़ने का कोई बात ही नहीं है। इतना बोलते वो सभी के सभी वेपन नीचे कर देता है और सभी के सभी को बोलता है, जरा मैं देखना चाहता हूँ कि इंपीरियल ऑर्डर में क्या लिखा है, क्योंकि आप खुद ही इतनी मेहरबानी करके इसे यहाँ तक लेकर आए हैं। इतना बोलते युवान उसको एनर्जी से अपने पास लेकर आता है और फिर वो किसी का आवाज सुनता है और हम देखते हैं इस मोटे को जो कि प्रिंस का नौटंकी कर रहा होता है, यूकिंग। और हमें पीछे का सीन बताया जाता है इस मोटे का, जहाँ पे मोटा बोलता है, मेरे पास मत आना, तुम लोग कमीने हो, मैं रॉयल फैमिली का हूँ, तुमको नहीं पता है क्या? बाकी लोग बोलते हैं, रॉयल फैमिली के अधिकारी? कितना मजाक वाला बात है साले मोटको। फिर मोटवा अपने मन में सोचता है, साला अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये लोग तो मुझे सच में ही मार देंगे। तभी एक लोग आता है, वो बोलता है, रुको सबके सब, और ये होता है इल्यूजनी स्वॉर्ड का क्लेन लेड मू कीवन। तुरंत उसके पास आ जाता है और बोलता है, मूव मत करना। और बोलता है, मैं तो तुम्हें अभी इसी वक्त से ही चीर फाड़ के देना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल तुम्हारी जान बकस देता हूँ। इतना बोलते अपना मोटा मन में सोचता है, मुझे जिंदा रहना होगा, चाहे मैं इसे बेकार हालत में ही ना हो। ये नरक से तो बेहतर ही रहेगा, लेकिन मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? इतना बोलते वो नीचे बैठ जाता है, अपने शरीर को पकड़ता है और बोलता है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कोई तलवारों से काट रहा है। इतना बोलते ही वो खून की उल्टी करता है और उसमें से स्मोक निकल जाता है। बाकी लोग नाक बंद कर लेते हैं। इल्यूजन वाले बोल रहा होता है, सभी के सभी पीछे हो जाओ, ये कोई पॉइजन लगता है। इसको खुद हैरान में हो जाता है मोटको, मुझे जहर कब दिया गया था? क्या वो उसने किया था? सामने बोलता है, जहर का उसके जिस्म पर धुआं की तरह बाहर निकल रहा है। तभी फटाक से युवान आता है। युवान पूछता है, क्या ये डेंजरस है? टिमन लॉर्ड, इसके बॉडी से पॉइजन निकल रहा है। युवान मन में सोचता है, इसका दिल धड़क रहा है लेकिन धीरे हो रहा है, ये मौत के बिल्कुल किराने पर है, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। नैनो इलेक्ट्रिक शॉक देता है और दिल को झटका लगा देता है। बाकी लोग सोचते हैं, क्या जहरीली एनर्जी कम हो रही है? डीमन लॉर्ड मार्शल आर्ट्स के पीक तक पहुंच गए हैं। युवान मन में सोचता है, मैंने पॉइजन को बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि ये उसके पूरे शरीर में फैल चुकी है। अभी मैं बस टूटे हुए घड़े में पानी भरने जैसा लग रहा है। युवान बोलता है, इसके साथ क्या हुआ है? सामने वाला बोलता है, मैंने इसके प्रेशर पॉइंट सील कर दिया है ताकि इसके इनर एनर्जी सर्कुलेट ना करे। युवान शॉक हो जाता है, इसके प्रेशर पॉइंट? और सोचता है, मतलब मैंने जैसे ही इसकी इनर एनर्जी रोक दी, पॉइजन तुरंत फैल गया। किसी ने जानबूझकर ये क्या किया था ताकि ये कोई इन्फॉर्मेशन ना दे सके, लेकिन क्यों? वैसे भी इसे बचाना मुमकिन नहीं है। मुझे अपनी इनर एनर्जी डालकर इसके की पाथ को देखना होगा। ये क्या है? फैट एक्सट्रैक्शन, फैट एक्सट्रैक्शन आर्ट। ये ऑटोडेस्क फंक्शन का सालों से बनाई थी। ऊपर से देखने में लगता है कि जैसे कोई बस मोटा हो रहा है, लेकिन असल में ये एक की आर्ट है जो इनर एनर्जी को जल्दी जमा करने में मदद करती है। तो क्या ये ऑटोडेस्क फंक्शन का स्पाई है? वो क्यों चाहेंगे कि रॉयल फैमिली से और मेरी कल्ट के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो? ये अजीब है। नैनो से बोलता है कि स्कैन प्रिपेयर करो। नैनो बोलता है, समझ गया, मैग्निफिकेशन रीजन इमेजेस के तैयार पे कंप्लीट टारगेट के बॉडी का स्कैन शुरू कर रहा हूँ। युवान बोलता है, सबसे पहले हेड्स स्कैन करो। नैनो बोलता है, टारगेट स्कैन हो रहा है, रिजल्ट पॉइंट हो रहा है। युवान शॉक हो जाता है, क्या? और देखता है उसके दिमाग में कीड़ा, सेम उसी तरीके का जो साइबर वाले से लड़ा हुआ था एक बार। और तभी मोटा का दिमाग भी फूलने लगता है और वहां से कीड़ा फट के निकल जाता है और मोटा मर जाता है। और युवान बोलता है, ये बिल्कुल उसी के जैसे है, ब्लेड शॉट ली बेक जो साइबर का था। क्या ऐसा हो सकता है कि इन सब के पीछे सिक्स साइबर मार्शल आर्ट्स सेक्ट का काम है? सोच के ही हैरानी होती है कि उनका इन्फ्लुएंसर इंपीरियल फैमिली तक पहुंच गया है। क्या ये इंपीरियल ऑर्डर भी उसी आदमी से जुड़ा हुआ है? ये एक इंपीरियल ऑर्डर है, सब लोग झुक जाओ। ये लोग तो डियानमुंग एम्पायर के इंपीरियल ऑर्डर के सामने भी नहीं झुकते। कितनी बदतमीजी हैं ये लोग। हाँ, हम कुछ सहमत मामलों पर और आप वीर महापुरुषों को उस सतल पर निमंत्रण देते हैं जहां क्राउन प्रिंस के साथ नॉन एग्रीमेंट ट्रेड साइन की जाएगी। ईवान मन में सोचता है,
सेज किंग क्या रवैये से अलग है। ये काफी इज्जत से लिखा गया है। निर्माता का दिन या डानो फेस्टिवल, मुझे पता करना होगा कि ये सब कैसे हुआ है। तभी वो तुरंत प्रिंस जॉन के पास आ जाता है। प्रिंस जॉन बोलता है कि प्रॉब्लम क्या है। युवान बोलता है बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन ओवरऑल आइडिया है। तो क्या तुम्हें पता है कि कौन कौन से इनविटेशन को रिसीव किया कर रहे हैं? प्रिंस बोलता है यह हर एक फोर्स के लीडर को पर्सनली डिलीवरी किया गया है। युवान इतना सुन के हैरान हो जाता है। क्या सभी फोर्स? जियांगमिंग की हिस्ट्री में सिर्फ लगभग 5 बार ही ग्रेट 3 फोर्स को एक जगह इकट्ठा हुए हैं, और उन्होंने से 2 को छोड़कर बाकी सब ग्रेट वॉर्स का दौरान हुए थे। क्या 6 मार्शल आर्ट के सेक्ट के सुप्रीम साइबर फिर से ग्रेट 3 फोर्स के बीच जंग छिड़ना चाहते हैं? प्रिंस आगे बोलता है अगर आप हम ऑटोडेक्स मोरियम अलायंस और ऑटोडेक्स अलायंस की बात के कर रहे हैं, तो एक ग्रुप भी है। वो एक उभरती हुई ताकत है, सुप्रीम साइबर ऑफ 6 मार्शल आर्ट सेक्ट। सीन चेंज होता है जैंगजंग पोर्ट में, जहां हांगजंग का अंदर एक छुपा हुआ स्टोन चैम्बर था, जहां पे कोई देखता है और बोलता है थर्ड डिमोनिक कल्ट कंट्रीब्यूशन। लगता है थर्ड प्लेन ऑफ डिमोनिक कल्ट का टेक्निक। क्या फिर से डिमोनिक कल्ट? वो लड़की कहती है जो स्पाइस हमने बहुत मेहनत से स्टैंड बाय पर रखा था, उनका खोना अफसोस की बात है, लेकिन अच्छा हुआ मैंने पहले से ही यक्योंग को अंदर डाल दिया था। रिसेंटली सेकंड प्लेन बेकार में टूट गया। अगर वो स्टेप सही से कनेक्टेड हो जाता तो हम कब का डिमोनिक कल्ट को कैप्चर कर चुके होते। इस बार मैंने पूरा ध्यान रखा है कि कोई निशान ना छूटे। चाहे तुम लोग जो भी कर लो, इस सेक्ट के बारे में कुछ नहीं जान पाओगे। सीन हमारा फिर से चेंज होता है ह्यूमन प्रोविंस में, लोंगयोंग कंट्री में, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम अलायंस के टेंपल में। सब लोग महफिल में एंजॉय कर रहे होते हैं। लियो मैक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम अलायंस का हेड होता है। योर हाइनेस, कृपया दावत की तारीफ से ये कप एक्सेप्ट कीजिए। सामने वाला जॉन ट्यून नाम है इसका, डियोम एम्पायर का बड़ा बेटा सोल किंग। सामने वाला हंसता है तुम लोग मुझे इतनी इज्जत दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। पेंग शुएंग बोलता है ऑटर मुरीम का अलायंस 6th मास्टर है। हमने अभी तक स्पाई का मामला प्रॉपर्ली सॉर्ट नहीं किया है, और हम 4 दिन से लगातार दावत उड़ा रहे हैं। पता नहीं ये सही है कि नहीं है कैप्टन जुगे। जुगे सोए ऑटोमैक्स मुरियम अलायंस सेकेंड आर्मी, ये सही है। अलायंस का फ्यूचर एम्पायर सोल किंग की नज़र में अच्छा दिखना और बुरी बात नहीं है, खासकर कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में। सोचती है फिर अपने मन में, सिर्फ कुछ महीने पहले ही हमने डिमोनिक कल्ट गई थी, और तब से हमें काफ़ी हिडन स्पाइस पकड़ लिया है। अभी भी पता नहीं कितने स्पाइस 9 सेक्ट में छुपे हुए हैं। आखिर कब से उन्होंने जंगिंग में इतनी गहरी घुसपैठ शुरू कर दी? शायद सुप्रीम साइबर को सेट के वजूद काफ़ी पुरानी है। मास्टर चियंग यंग बोलता है मुझे लगता है अपकमिंग नॉन एग्रीमेंट स्टेटमेंट जर्मी में उसका संभावना सुप्रीम साइबर ऑफ 6 मार्शल आर्ट सेक्ट से हो सकता है। ये क्या इतना ऑब्जर्व ट्रिप है? सच में डिमोनिक कल्ट और ऑटोडेक्स अलायंस के फेस लगा। शोई जवाब देती है ऑटोडेक्स अलायंस का नहीं पता, लेकिन करंट डिमोनिक कल्ट का जरूर फंसेगा। मास्टर चियांग यंग बोलता है क्या मतलब? सुई बोलती है क्या आपको वो याद है यंग डिमन लॉर्ड? नहीं, अब जो करंट डिमन लॉर्ड है जिसे हमने पहले देखा था। हाँ, वही वाकई लाजवाब था। उस एक्सीडेंट के बाद ज्यादा वक्त नहीं लगा और वो डिमोनिक कल्ट का लीडर भी बन गया। इसीलिए वो कमाल का भी है और डराने वाला भी है। अगर मैं होता तो उनके लायक लगे हुए ट्रैप का फायदा उठाता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि करंट डीमन लॉर्ड ह्यूएन की बात ना हो सके। तो क्या तुम्हें लगता है कि डीमन लॉर्ड खुद आएगा? हाँ, जो मैंने उसमें देखा था वो ऐसा अपॉर्चुनिटी कभी नहीं छोड़ेगा। ये सुन के बहुत अच्छा लगा सिस्टर जुगे। जुगे शुई का फियांसे और मुरिम एलायंस का हेड युवान बुशेंग का बड़ा बेटा। मैं इतना पास आ गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। इसकी मार्शल आर्ट्स फिर से इम्प्रूव हो गई है। मुरिम अलायंस के 7 मास्टर ने अपना सब कुछ लगा दिया इस फ्यूचर के सक्सेसर युवान बुशो को तैयार करने में। उसकी ग्रोथ देखकर लगता है कि फ्यूचर में कौन उसका सामना कर पाएगा, लेकिन कुछ हद तक आसमान इंसाफ करता है। उन्होंने डिवाइन कल्ट का करंट डीमन लॉर्ड भी भेज दिया। शायद वो इसका एक परफेक्ट रिवल बन सकता है। शुई बोलती है अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर, लेकिन तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बुशो बोलता है ये एक मौका है उस आदमी को देखने का जिसका बार बार जिक्र मास्टर पेंग और मास्टर मुरोंग और जुगे मने ने इतनी तारीफ की थी जब वो एनवोई बनकर गया। शुई सोचती है मैंने जब पहले ये बात उठाई थी तो लगा था बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। शुई बोलती है क्या तुम्हें देखना चाहते हो? बुशो बोलता है हाँ क्यों नहीं, वही आदमी है ना जो नेक्स्ट जनरेशन में चलेगा। इस तरह वक्त बीत गया जब स्पेशल इंपीरियर इन्वोई ने हेवनली डिवाइन इवेंट के कल के दौरान किया। सेज किंग जू ट्विंगिंग जो डिमोनिक कल्ट से बहुत डरा हुआ था,
जल्दी से काम निपटा कर निकलना चाहता था, लेकिन चियन युन की सलाह के कारण उसे मजबूरन कल के अंदर रहना पड़ा। जितना उसे सोचा था कि वक्त डरावना होगा, उतना ही नहीं था। हेवली डिवाइन कल्ट ने उसका बड़ा ही मेहमान नवाजी से स्वागत किया। पहले उनका बदला हुआ रवैया समझना मुश्किल था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो उनकी हॉस्पिटैलिटी की समझ में से रिलैक्स्ड हो गए। प्रिंस चियन सोचता है, माहौल इतना बुरा नहीं है। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम अलायंस के अलावा बाकी दो फोर्स हमेशा टेरिटरी जर्मनी में अपने प्रोडक्ट्स भेजते हैं ताकि अपनी इज्जत बचा सकें। अगर इस बार डिमन लॉर्ड खुद आता तो एम्पायर की प्रेस्टीज और बढ़ जाएगी। हिज मैजेस्टी ने कहा था कि डेफलेंस में भी एक स्किल्ड है। अगर सिचुएशन में मेरी फेवर बढ़ी रही तो मेरी पोजीशन सोल किंग से नीचे है, वो ऊपर उठ सकती है। जनरल आता है और बोलता है, साउथ मिलिट्री का जनरल युआन मियांग, माफ़ी चाहता हूँ इतनी रात में डिस्टर्ब करने के लिए। प्रिंस बोलता है, ठीक है, आगे बताइए। जनरल बोलता है, ट्रू एनर्जी से एक बैरियर बना देता है और फिर सुनाता है, मैंने इस कमरे के आसपास ट्रू एनर्जी बैरियर लगा दिया है, अब आप आराम से बात कर सकते हैं योर हाइनेस। प्रिंस बोलता है, लाजवाब, तुम मेरी सोच से भी अच्छी तरह से समझते हो। वो मुझे इतना अच्छे से ट्रीट कर रहा है, इसका मतलब वो हमें फेवर कर रहा है। सही। जनरल बोलता है, अभी तक मैं डीमन लॉर्ड का नियत समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन अगर वो हमें एक क्लियर जवाब दे दे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये सब बात हमारी एल्डर हवा सुन रही होती है। तभी हमारा सीन होता है चेंज। हेवनली डिवाइन कल्ट के इनर मेडिसिन में डिवाइन फिजिकल चियोंग का इलाज कर रही होती है, जो कि हमारे युवान का फादर होता है। जोंगुंग सोचता है, 1 घंटे से वो एक्समिनेट कर रही है, वो वाकई में जोंगुंग की सबसे बेहतरीन फिजिकल है। उनकी मेडिसिन टेक्निक तो एस्टेब्लिश मेथड से भी कई कदम आगे है और उनके मसल्स 1 घंटा हो गया फिर भी जरा नहीं थकी। हाँ, लगता है मुझे भी अपनी फिजिकल ट्रेनिंग और इम्प्रूव करनी चाहिए। तुमने कहा था डिमोनिक फिजिकल हो, राइट? हाँ, डिवाइन फिजिकल, मेरा मतलब गिम रूजी। क्यों 1 घंटे बाद निकाल देना, क्या तुम ये कर लोगे? मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अब रेस्ट चाहिए। और ऑफ कोर्स बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए डिवाइन फिजिकल। फिर वो बाहर आती है। युवान पूछते हैं, वो कैसे हैं? डिवाइन फिजिकल बोलती है, उसकी स्पिरिचुअल वेंस काफ़ी पहले से डैमेज थी, लेकिन अब सर्कुलेज स्टेज क्रॉस हो गया है। हमने उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। वह आधे महीने में अंदर में होश में आ जाएगा। जैसे ही डिवाइन फिजिकल एक्सपेक्ट था वैसे ही हुआ। नैनो की एमआरआई स्कैन और मेडिसिन इन्फॉर्मेशन अच्छी है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। मार्शल आर्ट से हुई इंटरनल इंजरीज का फ्यूचर में मेडिसिन से भी प्रॉपरली पता नहीं चलती। तुमने बहुत मेहनत की है डिवाइन फिजिकल, अब जाएं और रेस्ट करें। माफ़ कीजिए, अब मैं चलती हूँ। तभी एल्डर हवा आती है और बोलती है, सेवल्थ एल्डर हवा ये इज्जत के साथ डीमन लॉर्ड को ग्रीट करती है। ईवान बोलता है, ठीक है, स्वागत है। मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ। डीमन लॉर्ड, मुझे वो मिल गया। इतना सुन के ईवान खुश हो जाता है। हमारा सीन नेक्स्ट दिन का होता है, जहाँ पे हेवनली डिवाइन कल के नॉर्थन गेट का साइड होता है, जहाँ ईवान आ रहा होता है और बाकी लोग बोल होते हैं, थैंक यू डीमन लॉर्ड, हम लोग अपनी थकान दूर कर पाए, अच्छा ट्रीटमेंट भी मिला। हम वापस जाकर रिपोर्ट करेंगे कि हमें यहाँ दिल से मेहमान नवाजी मिली। ईवान बोलता है, अच्छा लगा सुन के कि आपने अच्छे से आराम किया। प्रिंस सोचता है, क्या वो डीमन लॉर्ड के स्टैम्प वाला लेटर है? कल का माहौल काफी पॉजिटिव था, तो थोड़ी उम्मीद रखी जा सकती है। फिर वो बोलता है, तो डीमन लॉर्ड, आपने अपना फैसला कर लिया क्या? युवान फिर बोलता है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन चेयरमी में मैं खुद नहीं आ पाऊंगा, मुझे अपना एक रेजिस्टेंट भेजना पड़ेगा। प्रिंस बोलता है, व्हाट? जनरल सोचता है, आखिर में हम बिना अपना काम निकाले ही वापस जा रहे हैं। हम डीमन कल्ट से बिना पीछे देखे जा रहे हैं। सेज किंग भी इस बात से काफ़ी डिसपॉइंटेड होगा। अंदर का सीन होता है जहाँ प्रिंस गुस्से में बैठा होता है, वो स्क्रोल को जमीन पर पटक देता है। कितनी बड़ी बेइज्जती है ये, पहले मुझे उम्मीद थी, अब ये। अगर एम्पायर ने बुलाया था तो उसे सीधा झुक कर तुरंत आ जाना चाहिए था। तभी युवान अचानक माइंड टू माइंड बात करता है, तो ये सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा था सेज किंग? प्रिंस घबरा जाता है और बोलता है, डिमन लॉर्ड, आप यहाँ कैसे? तो इतना ही बोलता है, युवान तुरंत उसका मुंह ट्रू एनर्जी से बंद कर देता है। प्रिंस शॉक में होता है, यही अपनी ट्रू एनर्जी से मेरा मुंह क्यों बंद कर रहा है? जो मुझे खुद विदाई दे रहा था वह अचानक कैरेज में के अंदर कैसे आ गया? युवान बोलता है, लगता है तुम मुझसे शुरू से ही नफरत करते हो। तुम्हें मार्शल आर्ट सीखनी होगी तो फ्रीक्वेंसी विशरिंग टेक्निक के बारे में मैं पता होगा, राइट? फिर वो उसका मुंह छोड़ देता है और प्रिंस अंदर ही अंदर गुस्सा होता है, बोलता है, डैम, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, ये आदमी मॉन्स्टर है, चाहे तो पूरे रॉयल एनवाई ग्रुप को एक पल में ही खत्म कर देता है। मैं क्यों डीमन कल्ट इस मुसीबत से फेस के लिए? फिर दोनों माइंड टू माइंड बात करते हैं, तो तुम करेज में कब आए? ज्यादा देर नहीं हुआ। क्या वो उसी वक्त कैरेज में आ गया था जब मैंने डोर खोला था? इस आदमी की मार्शल आर्ट सच में आसमान तक पहुंच चुकी है। इतने सारे लोग थे फिर भी बिना किसी को पता चलने दिए कैरेज में घुस गया। डीमन लॉर्ड शायद ठीक ही होगा। एल्डर हवान भी हैरान हो रहा है।
लेकिन आज आप मेरे गैरेज में कैसे हो गए? सिंपल सी बात है, मैं तुम्हारे साथ प्लेस में चल रहा हूँ। क्या पैलेस में? अगर आप मेरे पहली वाली बात को वजह से आए हैं तो प्लीज़ गुस्सा मत हो जाइएगा लॉर्ड। मैं इसीलिए अपसेट था क्योंकि आपने कहा था कि आप कॉन्वेनी में नहीं आएँगे। अच्छा है, वरना ये सफ़र थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल हो जाता। मुझे लगा था शायद तुम मुझसे नफ़रत करते हो। आपकी गैरेज में बिना बताए आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ योर हाइनेस, लेकिन अब इस बराबर समझ लेते हैं। जी, समझाइए। मैं सीधी बात करता हूँ सेज किंग, मुझे आपकी मदद चाहिए। प्रिंस सोचता है ये तो हद से है। तलवार गले पर है, फिर भी सीधा ऑर्डर दे रहा है, जैसे मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मुझे इस बात पर डर लगता है, लेकिन सही खानदान के अल्फाज की कीमत होती है। इसीलिए बिना सोचे समझे मैं नहीं बोल सकता। आप किस बात में मदद चाहते हैं? ज़रूरी बातें हैं, काफ़ी स्मार्ट हो। आखिर रॉयल्टी में हो तो थोड़ा प्यार से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं समझाता हूँ। आपने कहा था कि सिक्स आर्ट्स सेक्ट का सुप्रीम साइबर कॉलोनी में आ रहा है, सही है? योंग कैंग जो एक हफ्ते पहले आप बनकर आया था, वो सुप्रीम साइबर सेक्ट में आर्ट में से एक स्पाई था। चियन योन ने थोड़ा डिटेल में बताई कैसे सिक्स आर्ट्स जंगिंग में एक्टिव हो गया और हेवनली डिमन कल्ट के क्या-क्या इंसिडेंट हुए। उसने ये भी बताया कि वो लोग इन्फॉर्मेशन लीक ना हो इसीलिए लोगों को शरीर में कुछ चीजें डाल देते हैं। हे भगवान, आप कहाँ रहे हो कि इस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए वो लोग लोगों के बॉडी में ऐसी चीजें डालते हैं। और सच कहूँ तो योंग के अलावा भी आपके एनवाइस में उनके कुछ और स्पाइस मौजूद है। अगर ये सब सच में है तो हमें तुरंत उन्हें अरेस्ट नहीं कर लेना चाहिए। अभी के लिए उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होगा। हमें नहीं पता कि उनका असर पैलेस तक फैल चुका है या नहीं, इसीलिए वो चुपके से मेरी करेज में आया था ताकि उन्हें ढूंढ कर खत्म कर सके। देखने वाली है, दुश्मन को पहले हटाना जरूरी था, लेकिन ये आदमी अगर दुश्मन बन गया तो सच में खतरनाक होगा। क्या इसे पैलेस ले जाना सही रहेगा? क्या तुम अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करके क्राउन प्रिंस बनना नहीं चाहते हो? ये कैसे जानता है? वो बात तो जो सिर्फ मेरे कल रात युंगांग की कही थी। मैंने तो ट्रू एनर्जी से बैरियर भी लगा दिया था, कोई सुन नहीं सकता था। ताकि ज्यादा टेंशन मत लो। अगर पैलेस का अंदर छुप कर कोई साजिश कर रहा होगा तो मैं उनका पकड़ कर उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा। सच में मेरा गोल उन्हें खत्म करना है और एम्पायर के सामने अच्छा दिखाना है। लेकिन अगर हम पैलेस के स्पाइस और मास्टरमाइंड को पकड़ लेते हैं तो एम्परर की नज़र में हमारी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। शायद मैं सोल किंग से आगे निकल जाऊंगा, क्राउन प्रिंस से करीब पहुंच जाऊंगा। दोनों फेस्टिवल से पहले मुझे कुछ अचीवमेंट चाहिए और क्या करूं मैं आखिर? अगर मैं आपको ऑफर में मना कर दूं तो आप क्या करेंगे? वो तुम अपनी इमेजिनेशन में छोड़ सकते हो। यस, अगर मैंने इसे मना कर दिया तो आखिर में होगा वही जो चाहेगा। बेहतर है इसे अपना फ़ायदे के लिए ही यूज़ करें। वैसे भी मेरा कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है। ठीक है, पैलेस तक के सफ़र में मेरी देखभाल करना। मतलब हम गैरेज में अकेले रहेंगे। डियोंगयोंग एम्पायर की कैपेसिटी सिटी का प्राइम हवन प्रोविंस के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। जियोंगयोन की सबसे बड़ी सिटी है जहां लगभग 5 लाख लोग रहते हैं। आउटर कास्टल जो हेवनली डिवाइन कल्ट के कास्टल से 10 गुना बड़ा है, उसके अंदर घुसते ही करेज से सिटी के काउंटर तक पहुंचने में घंटे लग जाते हैं। इतना बड़ा ये शहर, कैपिटल सिटी का सेंटर एरिया, ड्रैगन पैलेस, साउथ गेट। फाइनली हम रॉयल पैलेस पहुंच गए। कभी पोरेंट्स घुसने से पहले वो 7 दिन सच में बहुत मुश्किल थे। कैसे कोई 7 दिन मेरे साथ रहकर भी शब्द ना बोले। वो खामोश तो टोटल जैसी थी। कम से कम जब हम ओवियो में एंटर हुए तो डीमन लॉर्ड चियोन ने इम्पीरियल गार्ड ली हान का स्किन मास्क पहनकर बाहर जाना शुरू किया। तब मुझे थोड़ा सा चैन मिला। युवान ने स्किन मास्क पहना हुआ है, हम देख सकते हैं युवान है ये। असली ली हान तो हुए के नॉर्थ में डिमोनिक कल्ट ब्रांच में ही है। तो सिर्फ 7 दिन में उसने इतनी परफेक्ट तैयारी कैसे कर ली? और सबसे हैरानी की बात यह है उनके लीडर योन नुंग में को भी कुछ शक नहीं हुआ। कमाल का है। तुम में से 10 लोग जो हो हाइनेस की सर्विस करेंगे यहीं के रुक के। बाकी सब लोग अपनी जगह वापस जाओ। मुझसे अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही मेरी बात मान रहा है। मुझे इसे अलग से चूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या वो जैन पैलेस में जहाँ एम्परर रहते हैं? ये पैलेस वही है, लाजवाब है। सही शान और मामले में हमारा कास्टल भी इसके सामने कुछ नहीं। ग्रेट मिंग एम्पायर में 4 बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मार्शल आर्टिस्ट जानते हैं। ईस्टर्न डिपार्टमेंट में वेस्टर्न डिपार्टमेंट, ग्रेट फ्लोशिंग डिपार्टमेंट और एम्परर के रॉयल गार्ड, एम्ब्रॉयडर्ड यूनिफॉर्म गार्ड। ये 3 डेप्ट ऐसे ऑर्गेनाइज हैं जो सिर्फ एम्पायर के ऑर्डर पर काम करते हैं। सीधा मतलब है ये एम्पायर के स्पेशल गार्ड हैं।
ये लोग एम्पायर के लंबी हिस्ट्री का हिस्सा रहे हैं। इन्होंने इतनी पावर दी गई है कि ये किसी को भी, चाहे वो किसी का भी स्टेटस हो, उसे अरेस्ट कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो तुरंत जेल कर सकते हैं या फिर सजा भी दे सकते हैं। बाद में इन्होंने एम्ब्रेड यूनिफॉर्म गार्ड को भी अपने अंडर ले लिया, ये कहकर कि उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उन्हें ज़्यादा लोग चाहिए। इस वजह से एम्ब्रेड यूनिफॉर्म गार्ड्स के कमांडर और ईस्टर्न डिपार्टमेंट के एडमिरल के बीच में टेंशन और दुश्मनी पैदा हो गई। युवान सोचता है ये अपनी दुश्मनी बिल्कुल छुपा नहीं पा रहा है, सीधा सामने दिखा रहा है। टेंगशिंग बोलता है मैं प्रिंस जॉन को प्रणाम करता हूँ। प्रिंस बोलता है काफी टाइम हो गया टेंगसुंग। युवान सोचता है लगता है प्रिंस जॉन भी इसे ज्यादा पसंद नहीं करता। वैसे भी इस आदमी से जो अजीब सी यिन एनर्जी महसूस हो रही है वो 6 मार्शल आर्टिस्ट में से सुप्रीम साइबर के मार्शल आर्टिस्ट से बिल्कुल अलग लग रही है। मैं सोचा था एम्बलेंट यूनिफॉर्म गार्ड को छोड़कर सिर्फ थोड़े ही लोग होंगे जो मार्शल आर्टिस्ट जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर तो कई लोग मार्शल आर्टिस्ट जानते हैं। अगर ऐसा ही है तो सब चीज चेक करना पड़ेगा। टेंगशुंग बोलता है आपका सफर काफी मुश्किल रहा होगा योर हाइनेस। प्रिंस बोलता है ये सब एम्परर का हुक्म था। टेंगशुंग बोलता है डिमोनिक कल्ट जैसे नीचे लोगों से मिलकर भी आप इतने हिम्मत वाले हो, सच में कमाल का है। इन्फीरियर डिमोनिक कल्ट के लोग। जनरल बोलता है हम हिज एम्परर हाइनेस के एस्कॉर्ट करेंगे। टेंगशुंग बोलता है फोर्ट गार्ड से नीचे के लोग को जिन पैलेस में एंट्री अलाउड नहीं है जब तक एम्परर खुद इजाज़त ना दे। अगर आप जिद करते हैं तो साउथर्न मिलिट्री जनरल के अलावा किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। जनरल सोचता है ये कमीना हमें पता है हुए भी कि हम प्रिंस जॉन के लोग हैं, अपनी अथॉरिटी दिखा रहा है। फिर बोलता है आप लोग वापस जा सकते हैं। बाकी लोग यस सर बोलते हैं। टेंशिंग बोलता है आप भी जा सकते हैं। इसमें सुन के फिर गार्ड गुस्सा आ जाता है और लेकिन प्रिंस आ जाता है बीच में और बोलता है कि तुम हद पार कर रहे हो। हिज एम्परल मेजेस्टी एम्परर ने खुद ऑर्डर दिया कि साउथर्न मिलिट्री जनरल मेरे साथ रहेंगे, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता है? टेंशिंग बोलता है माफी चाहता हूँ योर हाइनेस। प्रिंस सोचता है ये कमीना तब से और ज्यादा घमंडी हो गया है जब से सोल किंग की पोजीशन बनी है। कमांड का सिस्टम पूरा बिगड़ गया है क्योंकि इस जगह एनियंस के पास बहुत ज्यादा पावर आ गई है। प्रिंस युआन माइंड टू माइंड बोलता है कल्ट लीडर। युआन जवाब देता है मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बाद में आपसे उसी पैलेस से मिलूंगा जहां आप रुकने वाले हैं। प्रिंस फिर सोचता है ठीक है, मुझे ये यकीन है वो खुद अपना ख्याल रख लेगा। बाकी गार्ड आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं और बोलते हैं उन नालायक एनकोस को देखकर हमेशा गुस्सा आता है। वो ओ टेंगशुंग तो हद से ज्यादा बदतमीज है ना, कितना रूड है वो। युवान सोचता है लगता है इन्हें ईस्टर्न डिपार्टमेंट से काफी नफरत है। वैसे मेरी भी थोड़ी है क्योंकि उनकी वजह से मेरा प्लान बिगड़ गया। अभी के लिए मुझे 100 हाउस होल्ड युआन पर नजर रखनी पड़ेगी जिससे स्पाइस होने का शक है। टोटल 5 लोग हैं जिन पर स्पाई होने का डाउट है। एल्डर हवान ने कहा था कि उनमें से 2 एंड्रॉयड यूनिफॉर्म गार्ड्स के अंदर है। मुझे महसूस हो रहा है कि उसकी मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ फर्स्ट लेवल की है, लेवल ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन पक्का वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है। तभी वो लोग आते हैं और कोई बोल रहा होता है उन लोगों से गुड वर्क प्रिंस चियन की सिक्योरिटी करने के लिए। साउथर्न मिलिट्री जनरल ने कहा था कि हम 4 दिन का रेस्ट मिलेगा तो आराम करो। बाकी सब लोग बोलते हैं यस सर। युवान सोचता है अच्छा 4 दिन तो ऑलमोस्ट छुट्टी जैसा ही है। मैं तो कम से कम बचने का तरीका ही सोच रहा था, अब जरूरत नहीं पड़ेगा। अब मैं आराम से पता लगा सकता हूँ कि 100 हाउस होल्ड में यून से कौन कांटेक्ट कर रहा था। तभी कोई आवाज लगाता है ली हान हमें कहीं जाना है, याद तो है ना? युआन शॉक में होता है, बोलता है सेठ क्या ये लोग एक दूसरे को जानते हैं? फिर नॉर्मल रहकर बोलता है ठीक है। वो उसे अपने साथ ले जाता है। जाते जाते युआन सोचता है हम बहुत घूम फिर के आ रहे हैं, लगता है वो जानबूझकर गार्ड ड्यूटी वाले लोगों की नजर में आना चाह रहा है। पक्का कुछ ना कुछ चल रहा है। तभी वो लोग कोई गली के पास में आते हैं। सामने वाला एक कपड़ा उठाता है और युवान को दे देता है और बोलता है हम चुपके से 4th स्टेज तक जाएंगे, इसीलिए पहले वो पहन लो। युवान बोलता है ठीक है। दोनों वहां से निकल जाते हैं। गार्ड से बचते बचते अंदर पहुंचते हैं। अंदर के आके युवान सोचता है ये शायद चावल का स्टोरेज है। यहाँ जितना चावल पड़ा है उससे पूरा पैलेस के लोग कम से कम 1 साल तक तो खा ही सकते हैं। मुझे यहाँ मार्शल आर्ट सीखे हुए लोगों की प्रेजेंस महसूस हो रही है। अगर पैलेस के अंदर इतने छुपे रहे तो हो सकता है ये सुप्रीम साइबर ऑफ सेक्ट आर्टसेल सेक्ट के लोग होंगे। फिर वो गेट्स पर हाथ रखते हैं और खोलते हैं और अंदर जाते हैं और देखते हैं हम लोग बहुत सारे लोग। इवान सोचता है ये इनका एल्डर होगा शायद, लगता है। सामने वाला आदमी तुरंत गुस्सा आ जाता है और बोलता है तुम असली ली हान के साथ क्या किया तूने? और फिर सब के सब को बोलता है घेरो। और फिर युवान को सभी के सभी लोग घेरने लग जाते हैं और बोलता है सामने वाला कि ये कोई जरूर स्पाई है। ये शौक हो जाता है, बोलता है आगे तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? सामने वाला बोलता है ली हान मेरा बेस्ट फ्रेंड है
जब हम दोनों अकेले होते हैं तो ये मुझसे फॉर्मल तरीके से बात नहीं करता, और जब मैं इतने घुमा फिरा के रास्ते ले रहा था तब भी इसने मुझे एक बार भी सवाल नहीं पूछा। तो तुम कौन हो? क्या तुम पक्का श्योर हो कि ये स्पाई है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। कितना बड़ा बेवकूफ है, खुद ही शेर के मुंह के पास आ गया। युवान सोचता है, अच्छा शेर का मुंह। लीडर चिल्लाता है, उसे घुटनों के बल मेरे सामने लाओ। सब लोग यस सर बोलते हैं और फिर वो लोग सोचते हुए जाते हैं। मुझे इसकी की बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। इसका इनर एनर्जी लेवल तो बिल्कुल क्लियर काफी लो है। इतना लो लेवल हो के भी एक स्पाई बनना चला था, कितना बड़ा बेवकूफ है। इतना बोलते हैं वो लोग जैसे युवान के पीछे आ रहे होते हैं। युवान एक फिंगर मारता है और एक फ्लिक मारता है, जिससे सभी के सभी पीछे ही फिक आ जाते हैं और जाके सीधा दीवार पे लगते हैं। बाकी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। लीडर सोच रहा था, इसने सबको एक ही फ्लिक से हटा दिया। आखिर ये है कौन और कहाँ से आया है ये? मुझे लगता है ये कोई रेगुलर स्पाई नहीं है। चलो इससे मैं फाइट करता हूँ। फिर एक बंदा सोचता है, ग्रेट हॉल मास्टर का स्कॉट वॉरियर, उसका मार्शल आर्टिस्ट लेवल हम सबसे ज़्यादा है, तो पक्का वही जीतेगा। मैं उससे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और तुरंत युवान पे अटैक करके चला जाता है और हमको लगता है कि युवान को बीच से काट दिया है। और ये लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इसने आफ्टर इमेज किया होता है और सीधा उसके सामने आ जाता है और बोलता है, मैंने तुमको पकड़ लिया। हाँ, तुम्हारा स्वॉर्ड तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उसका हाथ सीधा पकड़ के सामने लाया होता है। ये हैरान हो जाता है और बोलता है, आखिर तुम करने का क्या सोच रहे हो? और तुरंत सबके सबको आदेश दे देता है अटैक करने के लिए। सबके सब युवान के पास अटैक करने जा रहे होते हैं। युवान उसका स्वॉर्ड को नीचे फेंकता है और लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है और बोलता है, तुम लोग कितने फालतू लोग हो। और इतना बोलते हैं, सिर्फ अपनी की एनर्जी से ही उन लोगों को पीछे फेंक रहा होता है। किसी को उड़ा के फेंक देता है, किसी को एक ही हाथ से फेंक देता है। सिर्फ उसने तो अपना हाथ सही से यूज भी नहीं किया, सिर्फ एनर्जी से ही सबको जमीन पर लेटा देता है। उसका लीडर हैरान हो जाता है ये सब देख के कि ये बोलता है, ये कोई नॉर्मल एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट नहीं लगता। और तुरंत पीछे से युवान के कोई अटैक करने जा रहा होता है मरो करके, लेकिन युवान उल्टा उसका गर्दन काट देता है और उसका गर्दन कटते हुए उसको भी पता नहीं चलता। बाकी लोग देख के ये हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, इसने स्कॉट वॉरियर लेवल को इतने आसानी से मार दिया, सच में ये तो कोई अलग ही लेवल का बंदा लगता है। और फिर दोनों की तरफ अपने एनर्जी करता है और बोलता है, मेरे पास आ जाओ। और दोनों को उसमें से एक को पास में बुलाता है और बोलता है, अच्छा तो बोलो कौन किसके शेर के मुंह में है। इतना बोलते हुए युवान उसको एनर्जी इशारा करके, तभी सामने वाला सोच रहा होता है, इसका मार्शल आर्टिस्ट लेवल लगभग सुप्रीम पीक के आसपास है, लेकिन इसका इनर एनर्जी ज़्यादा यिन टाइप का लग रहा है। इसकी इनर एनर्जी टेक्निक बिल्कुल अलग है, ये सुप्रीम साइबर सेक्ट आर्ट्स के सेक्ट वाली लग रही है। तभी युवान बोलता है, तुम सुप्रीम साइबर सेक्ट से आर्ट सेक्ट से तुम स्पाई तो नहीं हो? टेंशन घबरा कर बोलता है, सुप्रीम साइबर सेक्ट, तुम क्या बकवास कर रहे हो? युवान अंदर ही अंदर सोचता है, लगता है नहीं ये झूठ बोल रहा है, क्या मैंने गलत आदमी को पकड़ लिया है? इतना बोलते अपने एनर्जी से सभी लोगों को छोड़ता है और सामने वाला सोच रहा होता है, क्या इसने सबको छोड़ दिया? क्या ये जाने वाला है? और ये सभी एक्सपर्ट के साथ तो ऐसे खेल रहा है जैसे लग रहा है कि सब बच्चे हैं इसके सामने। तुरंत जो सोच रहा था उसको भी पकड़ लेता है और अपने घुटनों के बल ला देता है और पूछता है, एमरेंड यूनिफॉर्म गार्ड का ईस्टर्न डिपार्टमेंट के एनहांस के साथ क्या कनेक्शन है? तभी वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। यवान बोलता है, फिर कितनी फनी की बात है, स्पाई होके भी वफादारी बनने का नाटक कर रहा है। तभी उसका हाथ तोड़ देता है और वो रोने लगता है। तभी युवान आगे पूछता है, अगर एक बार और जवाब देने से मना किया तो मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी इसी तरह कर दूंगा। समझ तो रहे हो ना सर? तो सिर हिला दो। तुरंत वो सिर हिलाता है और बोलता है, मैं ईस्टर्न डिपार्टमेंट का स्पाई हूँ। युवान बोलता है, ईस्टर्न डिपार्टमेंट? तो तुम यूंच हो? सामने वाला घबरा कर बोलता है, नहीं नहीं, मैं बस वहाँ ट्रेनिंग ली थी। युवान सोचता है, कितने डिसअपॉइंटेड है, ये तो मेरा किसी काम का नहीं है। युवान पूछता है, तो तुम पैलेस के स्पेशल स्क्वाड में क्यों थे? क्या तुम प्रिंस चुआन पर नजर रख रहे थे? टेंशन शॉक में सोचता है, व्हाट, ये हिज इम्पीरियल हाइनेस को इतनी कैजुअली बुला रहा है, क्या ये उनका सबऑर्डिनेट नहीं है? स्पाई घबरा के बोलता है, मुझे ऑर्डर मिला था चेक करने के लिए कि कहीं हिज एम्परर प्रिंस चियान ने चुपके से कोई सीक्रेट कॉन्टैक्ट तो नहीं किया है डिमोनिक कल्ट के लीडर के साथ। युवान सोचता है, मतलब ये दिखाने के लिए हमें सिगरेट डील की है या नहीं? ईस्टर्न डिपार्टमेंट सक्सेशन के मामले में टांग अड़ा रहा है, क्या ये इसीलिए है ताकि प्रिंस यॉन को कोई बड़ी अचीवमेंट ना कर सके? स्प्राय घबराता है, प्लीज मेरी जान को पकड़ दो, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं इंश्योर करूंगा कि प्रिंस यॉन के रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। टेंशन सोचता है, ये आदमी डराना है, बिल्कुल ओवरवेलमिंग प्रेजेंस है इसकी। इससे तो ट्रेनिंग दी गई थी कि पकड़े जाने पर भी खुद को मार ले, लेकिन अब ये अपनी जान की भीख मांग रहा है। यवान बोलता है, कितनी अजीब बात है, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें छोड़ दूं। तभी स्पाई डर देख के बोलता है, सॉरी आप क्या कह रहे हैं? इतना ही बोलता है कि युवान ने उसका गर्दनी मोड़ दिया होता है अपनी एनर्जी से। फिर युवान बोलता है, इन सब को तो यहीं खत्म कर देना ही बेहतर होगा, लेकिन अगर ये सब एक साथ गायब हो गए ना तो रॉयल पैलेस अपनी सिक्योरिटी को और टाइट कर देगा। फिर सुप्रीम साइबर सेक्ट मार्शल आर्टिस्ट सेक्ट के असली स्पाइस को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ? तभी टेंशन बोल रहा होता है, रुको रुको सर, पहले मेरी बात तो सुनो। युवान बोलता है, चुप रहो,
सामने वाला बोलता है, अगर आप मेरे ज़िंदगी को बस देते हैं, मैं चाहता हूँ आपको हम अपना स्पेशल गेस्ट बनाएं, लेकिन ईस्टर्न डिपार्टमेंट टैलेंटेड लोगों को बहुत वैल्यू देता है। युवान सोचता है ये वेस्टर्न डिपार्टमेंट का रेसिडेंट गेस्ट, इसमें पक्का कुछ और बात है, देखते हैं। युवान बोलता है, कितनी फनी बात है, ईस्टर्न डिपार्टमेंट मुझे अपना रेसिडेंट गेस्ट बनाना चाहता है, तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा? टेंशन सोचता है, इसने मेरे गले पर पकड़ थोड़ी ढीली कर दी है, मेरा अंदाजा सही था, लग रहा है मैं मिशन फेल हो गया है, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऑफर करूंगा तो शायद ये मुझे जाने दे, और मैं सही था। टेंशन बोलता है, मैं ईस्टर्न डिपार्टमेंट का ग्रेट हॉल मास्टर हूँ, मेरे इतनी पावर है कि मैं जनरल से किसी को भी रिक्रूटमेंट कर सकता हूँ। तभी युवान सोचता है, ग्रेट हॉल मास्टर मतलब ये ईस्टर्न डिपार्टमेंट में पावर के हिसाब से चौथा मेंबर है। टेंशन धीरे से पूछता है, अगर मैं पूछ सकूं, क्या आप वेस्टर्न डिपार्टमेंट का कोई क्वेस्ट लिए हैं? तभी युवान सोचता है, वेस्टर्न डिपार्टमेंट? अगर ईस्टर्न डिपार्टमेंट का जगह सिर्फ एमरेट यूनिफॉर्म गार्ड से ही नहीं बल्कि वेस्टर्न डिपार्टमेंट से भी चल रहा है, तो मैं एल्डर हवन के पकड़े हुए स्पाइस को वेस्टर्न डिपार्टमेंट के लोगों से ढूंढ सकता हूँ, और साथ ही सुप्रीम साइबर सेक्ट आर्ट के सेक्ट के लोगों को भी। जितना ज़्यादा जानता रहा हूँ उतनी ही सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। मेरा इरादा उनके मिस में खड़े के नहीं था, लेकिन लगता है थोड़ा साथ तो देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तभी युवान जवाब देता है, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। टेंशन मन में सोचता है, मुझे पता है इन्होंने इस लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को हायर किया है, मतलब पैसे की कमी नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे मना लूं तो हमारा अपर हैंड हो जाएगा। तभी टेंशन बोलता है, सर मैं एक बात प्रॉमिस करता हूँ, मुझे नहीं पता कि आपको उसने क्या मिला है, लेकिन मैं उससे ज्यादा दे सकता हूँ। युवान गुस्सा होकर बोलता है, क्या मैं तुम्हें पैसे से खरीदने के लायक लगता हूँ? टेंशन घबरा जाता है, बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था, कितना कंफ्यूज आदमी है ये। देन जर्नल आपको सोल किंग से रिकमेंडेड कर सकता है, आप जैसे स्किल्ड आदमी को। सोल किंग जी टायून पहले प्रिंस और जो अभी एम्पर सबसे करीब है, बहुत सारे सिविल सर्वेंट उसका सपोर्ट कर रहे हैं। इवान पूछता है, तो क्या मैं तुम मुझे हिज एम्पर हाइनेस से रिकमेंड कर सकते हो? टेंशन बोलता है, मुझे पूरा यकीन है कि हिज एम्पर मेजेस्टी बहुत खुश होंगे अगर आप जैसे ग्रैंड मास्टर को देखेंगे तो। मैं वैसे भी जर्नल को रिपोर्ट देने वाला था। युवान उसे छोड़ देता है और मन में सोचता है, वर्स्ट केस सिरियोनियो में सुप्रीम साइबर ऑफ सिक्स मार्शल आर्टिस्ट सेक्ट शायद सोल किंग से जुड़ा हो सकता है। तभी खांसी खांसता है और बोलता है, अगर ऐसा हुआ तो उनका गोल सिर्फ जंगू को इन्फ्लेमेशन करना नहीं बल्कि रॉयल फैमिली को भी कंट्रोल करना होगा। मुझे लगता है ये सिंपल होगा, लेकिन ये मैटर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिलहाल के लिए चलो इनका साथ ही खेलते हैं। इतना बोलते वो हॉल मास्टर को ग्रीट करता है युवान, और बोलता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और हमारा सीन चेंज होता है जैन पैलेस में, फ्लावर मेंशन के पास में, जहाँ पे एक लोग जा रहा होता है और उसके पीछे कोई नजर रख रहा होता है। यह अंदरूनी जगह में बिना रोशनी के भी आराम से रास्ता ढूंढ रहा है, मतलब ये इस रास्ते का आदत से वाकिफ हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि उसे पता है नहीं चलेगा कि मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, क्योंकि उसका मार्शल आर्टिस्ट लेवल मुझसे नीचे है। लेकिन ये जगह कहाँ रहा है वैसे? तभी देखते हैं हम, वो कहीं जाता है और बोलता है, क्या ये कोई मेड है? उसका उम्र और इतना शानदार कपड़ों को देखकर लगता है कि वो काफी हाई रैंकिंग वाली होगी। ये लोग आपस में आखिर बात क्या कर रहे हैं? तभी देखते देखते वो गायब हो जाती है। सोचता आखिर कहाँ गायब हो गई। तभी पीछे आती है और बोलती है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी पीछे मुड़ता है और तब तक का उसको एक चॉप देख के गिरा चुकी होती है और बोलती है कि आखिर इतने सारे चूहे इस पैलेस में कि क्या ही बताऊं। चलो अब इनका हंट करने का समय आ चुका है। तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पे देख रहे होते हैं सभी के एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट वाले जा रहे होते हैं ईस्टर्न डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने के लिए। तभी टेंशन सोचता है कि आपको देख कर जनरल बहुत ज़्यादा खुश होंगे। युवान सोच रहा होता है, ये कितना बोलता रहता है, हॉबिंग के बाद शायद पहली बार इतना ज़्यादा बोलने वाला कोई मुझे दिखा है। तभी वो लेकर आता है कि बोलता है, ये इधर है करके, और हमारा सीन दिखाते हैं कि ये होता है एस्टन हॉल। ये जगह काफ़ी बड़ी है, आराम से कम तो 3,000 लोग आ ही सकते हैं। अब समझ में आ रहा है कि लोग क्यों कहते हैं कि ग्रेट मिंग एम्पायर का रॉयल पैलेस एनहेंस से भरा हुआ है। तभी टेंशिंग बोलता है कि जर्नल आ गए हैं क्या? सामने वाला गार्ड बोलता है, हाँ वो आ चुके हैं। तो मतलब राइस्ट एवनी भी अभी तक नहीं आया? हाँ। टेंशन सोचता है, लगता है उनका काम एक्सपेक्ट से ज़्यादा टाइम ले रहा है। क्या इसीलिए क्योंकि हिज एम्परर हाइनेस प्रिंस चेन वापस आ गए हैं? अब क्या करूं, जर्नल के बिना भी इसे एस्टन हॉल में नहीं ले जा सकता। मुझे कम से कम राइट एस्मरी की परमिशन तो चाहिए होगी। तभी कोई पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, ये मेरे लिए मुश्किल बना रहा है। टेंशन बोलता है, सर जर्नल अभी तक वापस नहीं आया। अगर आप चाहे तो पैलेस गेस्ट हॉल में जैसे जिम मिल में मिल सकते हैं। ठीक है चलिए इस तरफ। तभी गेस्ट हॉल ज्यादा दूर नहीं है। युवान को इतना बोलते ले जा रहा होता है। तभी युवान रुकता है और कहीं देखता है तो टेंशन बोलता है, आखिर प्रॉब्लम क्या है सर? और युवान सोचता है, आखिर ये क्या है, इतनी खतरनाक एनर्जी। हमारा सीन चेंज होता है ईस्टर्न हॉल में नॉर्थन मिनर के पास, जहाँ पे ईस्टर्न फैक्शन में गेस्ट हॉल का सीन होता है।
जहाँ पे बाकी सब गार्ड हो रहे होते हैं और एक गार्ड एक दूसरे को देख रहा होता है और सोचता है, और ये होता है अपना हॉबेंग। अब मैं क्या करूँ? मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। हमेशा की तरह हॉबेंग चियन योन के पीछे पीछे चलता हुआ मिशन में आ गया। डार्कन सेट लीडर की तरह जो पहले ही यहाँ घुस चुका था। हॉबेंग को भी एक स्पाई को ट्रिक करने का काम दिया गया। हिम्मत तो देखो, पहले से जाते वक्त ही हॉबेंग ने उस स्पाई से सीधा कांटेक्ट भी बना लिया। तुम मार्शल आर्टिस्ट में काफी स्किल्ड लगते हो, क्या बेटर लाइफ है? एक चांस लेना चाहोगे? हॉबेंग खुश हो गया है कि सब प्लान के हिसाब से चल रहा है और वो वेस्टर्न डिपार्टमेंट के अंदर घुस गया है। कोई बोलता है तुम्हारी मार्शल आर्टिस्ट अच्छी है और तुम्हारा चेहरा भी, मेरा मतलब तुम अच्छे बॉल्ट हो। आज रात के हॉल के सामने आ जाना। इन्फर्नो में लेने से पहले ही यूज काम दे दिया गया। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलकर डीमन लॉर्ड को रिपोर्ट देनी होगी, लेकिन अभी भागने का कोई चांस ही नहीं है। जो लोग मेरे साथ सिलेक्ट हुए हैं वो भी काफी स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात, ऊपर बैठे वो एंसारी जिम का मार्शल आर्ट लेवल का ये एक महसूस नहीं हो रहा है। ईस्टर्न डिपार्टमेंट का लेफ्ट एंसरी जिम यो है। प्रिंस की अपार्टमेंट में चुएमी में अब दोनों फेस्टिवल के दौरान होगी, इसीलिए पूरा शेड्यूल एडजस्ट करो। एक लड़का बोलता है, लेकिन वाटरमार्क की एक एक्सपेक्ट लोकेशन अभी क्लियर नहीं है और पिछले बंदे भी दुश्मन के अंडरस्टैंड में करके अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर हम एडवन स्वॉर्ड वैली वाले इंसिडेंट की वजह से जल्दीबाजी करें तो। इतना ही बोल रहा होता है तभी उसको स्कार्प लग गया होता है, कोई चोट पहुंचा देता है। वो बोलता है, जिम ये तुम मेरे आदमी हो तो तुम उनकी तरफ क्यों बोल रहे हो मेरे सामने, और तुम मेरे ऑर्डर को क्या मानोगे नहीं? तभी ये सोच रहा होता है। तो ये सच था, वो सच में 6 सेट के लीडर में से सबसे ज्यादा पागल है। रॉयल पैलेस में अंडर कवर हूँ और उसने मेरे चेहरे पर हाथ लगाया दिया था। तभी कोई आखिर बोलता है, इसीलिए मैं सबसे टैलेंटेड लोगों को सिलेक्ट किया हूँ, बस इतनी ही एमसरी जूम। फिर हॉबिंग मन में सोचता है, ये बस वहां बैठे हुए क्या घूर रहा है, जल्दी कुछ बोले और मीटिंग खत्म करे, मुझे यहाँ से निकलना भी तो है। तभी वो खांसता है। बाकी हम दूर का सीन देखते हैं। तभी कोई बोलता है कि हॉबिंग सोचता है कि ये मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहा हो सब के सब। तभी कोई पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? कौन था जो अभी खांसा? हॉबिंग मन में घबरा के सोचता है, सिट क्या मैंने गलती कर दी? मुझे बस चुप रहना चाहिए था। लग रहा है अब सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तभी कोई लीडर जोर से चिल्लाता है कि आखिर कौन था जो खांसा? क्या सिर्फ एक छोटी सी खांसी पर इतना गुस्सा? ये आदमी तो पूरा साइको है। इन लोगों में जरा सी भी लॉयल्टी नहीं है, साले सब मेरी तरफ देख रहे हैं। तभी यूज बोलता है वो बंदा, और घबरा जाता है और बोलता है, इसे मेरी इसका नाम मू चोंग है और आज इसका पहला दिन है, इसे कुछ पता ही नहीं है, कृपया दया दिखाइए। लीडर थोड़ा ठंडे टोन में बोलता है, नया बंदा बेचारा, मैं सोच रहा था और तुम हिम्मत करके खांस देते हो बेवकूफ। हॉबिंग झुक कर बोलता है, मैं दिल से माफी मांगता हूँ एमसेरी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे ही जितना बोलता है लीडर तुरंत हमारे हॉबिंग पे अटैक करने आता है, लेकिन हॉबिंग तुरंत नीचे झुक जाता है और पीछे आ जाता है और मन में सोचता है, सच में डरा दिया उसने। अगर मैं अलर्ट ना होता तो अब तक मेरा स्कल खींच दिया होता। तभी लीडर ठंडी आवाज में बोलता है, सिर्फ खांसा ही नहीं, ऊपर से मेरी सजा भी बच गए। मैं तुम्हें अच्छे से दिखाता हूँ ईस्टर्न डिपार्टमेंट में जिंदगी कितनी सख्त होती है। इतना बोलते ही वापस हमारे हॉबिंग पे अटैक करता है। हॉबिंग बोल रहा होता है, आखिर ये कर क्या रहा है? सच में मुझे इसे डॉज करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत बुरा होगा मेरे लिए। तुरंत वो डॉज करता है। हम देखते हैं किसी को चोट लग जाता है। हॉबिंग बोलता है, अगर मैं डॉज नहीं करता तो साला मैं तो मर ही जाता। तभी यूंच बोलता है, सब के सब पीछे हो जाओ, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो भाग जाओ यहाँ से। तभी लीडर सबको मार रहा होता है, काट रहा होता है। हॉबिंग उससे अटैक से बच रहा होता है और पीछे आ जाता है और सोचता है, अगर मैंने अभी एनहेंस एनर्जी यूज ना की होती तो मैं तो पक्का ही मर जाता। इतना ही बोलते आगे बढ़ता है लीडर पे और अटैक करता है और बोलता है, अब भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है, तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। उस पर अटैक लगा चुका होता है। बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। यूज भी देखता है। लीडर बोलता है, बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो तुम कमीने। तुरंत हॉबिंग पे अटैक कर रहा था, लेकिन हॉबिंग एक जोर से किक देता है लीडर को, जाके उसके मुंह से खून निकलता है। तभी एक पंच बनाता है और सीधा लीडर पे मार देता है। तभी लीडर अपने एनहेंस बैरियर से रोक लेता है हॉबिंग का अटैक और हॉबिंग पे रिटर्न अटैक करने जा रहा होता है। तभी सामने कोई आता है और बोलता है, आखिर ये है कौन? तभी उसको भी बोल रहा होता है, डैम इट, और फिर उस पे भी अटैक कर रहा होता है। तभी बहुत सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देता है और बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल शॉट टेक्निक है, और तुरंत अटैक करने जा रहा होता है। सामने वाला सोच रहा था, मुझे अपनी की के एनहेंस बैरियर से इसे बचना पड़ेगा, लेकिन युवान उसका हाथ पकड़ लेता है। सामने वाला बोल रहा था, बहुत अच्छे कमीने हैं, मुझे एक ओपनिंग मिल गया, अब तो तुम्हारा हाथ को मैं काट सकता हूँ। और तुरंत वो जा रहा होता है अटैक करने और बोल रहा था, और मेरा अदर हैंड करके ऐसे ही बोलता है। तभी खून देखते हैं हम छिटकता हुआ, और हम देखते हैं युवान ने उसका हाथ ही खींच के बाहर निकाल दिया होता है। और वो लीडर पीछे आ जाता है और बोलता है, आखिर ये कहाँ से आ गया? ये तो कुछ ज्यादा ही स्किल्ड है, ये तो एम्बिडेंट यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तभी युवान बोलता है, क्या तुम्हें चोट लगी है हॉबिंग? हॉबिंग काफी इमोशनल हो जाता है और बोलता है, ये मार्क्स अर्टोन, ये तो डीमन लॉर्ड है। गुड जॉब हॉबिंग।
हॉबिंग सोचता है मैं कुछ समझ नहीं पाया। हॉबिंग बोल रहा था ये स्पाई है सुप्रीम साइबर 6 आर्ट सेट्स का। तभी हॉबिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। सच में ये सुप्रीम साइबर का 6 आर्ट सेट का स्पाई है? इतना स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट एम्बरन यूनिफॉर्म गार्ड्स का ही हो सकता है। अगर ये रॉयल पैलेस का नहीं है तो फिर कौन है? क्या ये मुझे कोई अजीब दूसरी दुनिया से जैसी एनर्जी पास महसूस हो रही है? हॉबिंग सिग्नल मिलते ही भागना या छुपने के लिए रेडी रहना। हॉबिंग बोलता है ठीक है। जैसे ही वो लोग दोनों के दोनों फट से निकल जाते हैं। लीडर सोचता है आखिर क्या हुआ? जल्दी अपने वेपन निकालो और गार्ड पोजीशन में जाओ। क्या क्या मैं समझा नहीं। मुझसे सवाल मत करो, जो कह रहा हूँ वो करो बस। इतना ही बोलते हैं हम देखते हैं सभी के सभी मशाल जलने लग जाते हैं। ये लोग हैरान हो जाते हैं आखिर क्या हुआ। दूर से सीन देखते हैं और बहुत सारे लड़की लोग आ रहे होते हैं छत पे। लगता है यहाँ एक लोग नहीं है बल्कि दूसरा भी है। और ये कोई बोल रहा होता है और हम देखते हैं सामने रिएक्शन और हम देखते हैं किसी का आंख और बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट लोग खड़े होते हैं। लीडर बोल रहा होता है ये सब तो सर्वेंट से पैलेस के, आखिर ये सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और इनके अंदर से इतनी खतरनाक एनर्जी निकल रही है। मैंने कभी देखा नहीं था कि सर्वेंट के पास भी इतना खतरनाक एनर्जी है। बल्कि इन लोगों को तो मार्शल आर्टिस्ट भी सीखने आया है, पर यहाँ पे आए क्यों है? तभी कोई आता है और बोलता है लगता है बहुत सारे चूहे हमारे हाउस में मिल चुके हैं। आखिर रॉयल पैलेस में इतने सारे चूहे कर क्या रहे हैं? बल्कि यहाँ पे एक नहीं दूसरा भी। और ये होता है रॉयल पैलेस की सेकंड रैंकिंग की सर्वेंट टेरासोर योंग वुल नाम है इसका। सामने वाला बोलता है कोर्ट लेडी यंग, क्या आप मुझे चूहा बोल रहे हैं? इसका क्या मतलब है? वो गायब हो गए। एम्ब्रेंड यूनिफॉर्म गार्ड भी है और वो खांसने वाला भी। क्या ये लोग मार्शल बूझने के फायदा उठाकर भाग गए? मैं काफी टाइम से एस्टन फैंसन के गेस्ट हॉल पर नजर रखी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था यहाँ कुछ स्पाइस छुपे हुए हैं। स्पाइस? तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि एस्टन डिपार्टमेंट का एरिया है ये? तुम भी चाहे ट्रेजर की क्यों ना हो, यहाँ अपनी मर्जी से आना जाना नहीं कर सकती। मैं यहाँ कोर्ट लेडीज की हेड बन के नहीं आई हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं यहाँ आई हूँ इंपीरियल पैलेस की गार्डन की 3 ग्रेट सुप्रीम में से फर्स्ट इन कमांड के रूप में, जिन्होंने तुम्हें इतनी मेहनत से ढूंढ रहे हैं। रॉयल पैलेस के सीक्रेट फोर्ट्स, इंपीरियल पैलेस का गार्ड। अफवाह में इनके मार्शल आर्टिस्ट के लेवल इतना हाई है कि जोंगोंग के बाद ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट भी उनसे आगे नहीं बढ़ सकते। ग्यूम ये जिसने इंपीरियल पैलेस गार्डियंस को ढूंढने में सब कुछ लगा दिया था, एम्ब्रेन यूनिफॉर्म गार्ड्स और वेस्टर्न डिपार्टमेंट का कंगाल हो चुका था। डैम, कितना पता चल चुका है। इसे लड़ना सही नहीं होगा। मेरा ध्यान हटा तो मैं वैसे भी जा चुका। कोर्ट लेडी यंग, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि हम हद पार कर रहे हैं? हमें ऐसा इल्जाम लगाकर देखो, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा मेरा हाथ कट दिया गया है? हम भी विक्टिम्स है। तो क्या हुआ अगर तुम इंजर्ड हो? मेरी नजर बस तुम एक गंदे चूहे हो, जैसे किसी और चूहे ने काट लिया हो। इन सबको गिरफ्तार करो, अगर रेजिस्ट करे तो मार भी देना। बाकी लोग यस मैम बोल रहे होते हैं और जा रहे होते हैं उन पे अटैक करने। सामने वाला बोल रहा होता है चाहे ये इंपीरियल पैलेस गार्डियन ही क्यों ना हो, आखिर ये सब औरतें ही तो हैं। इतना बोल के फाइट बैक कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक हो रहा था। लेकिन डिसएडवांटेज खाली लड़कों लोगों को हो रहा था। औरतें उनको बहुत पीट रही होती है और बोल रहे होते हैं लोग ये कौन सी पाप टेक्निक यूज कर रहे हैं, वो भी की इनके हाथ में अराउंड कर रही है। आखिर ये कौन सी टेक्निक है? मैं इसे डिफ्लेक्ट करने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई लोहे से मार रहा है। तभी वो लड़की पीछे आती है और बोलता है मेरा वेपन इस पे काम ही नहीं कर रहा। और तुरंत लड़की तुरंत अपने अटैक करनी होती है, लेकिन लड़का फिर अपने साइबर को स्वॉर्ड में एंट्रेट करके तुरंत लड़की का हाथ काट देता है और बोलता है ये मेरी एनहेंस एनर्जी का अटैक है। तुम कितने भी स्ट्रांग हो लेकिन तुम इसको रोक नहीं सकते। अब चलो तुम्हारा मरने का तैयारी हो जाए। तब देखते हैं हम तुरंत ही लड़की अपने हाथ को उसके गर्दन में घोप देती है और बोलता है ये आखिर इसे कुछ पेन क्यों नहीं हुआ? तभी सामने वाला हंस रहा होता है और पीछे देखते हैं हम यूंज देख रहा होता है और बोलता है जल्दी से अपने गार्ड डाउन मत करो, अपने वेपन उठाओ, अपने एनहेंस एनर्जी करो और सबको अटैक पे खत्म कर दो। तभी हम देखते हैं सामने से आ रहा होता है, सिर्फ गर्दन ही उड़ा रहा होता है ये यूंज। यूंज भी बहुत लड़ाकू है। यूंज देख रहा होता है, बोलता है आखिर इसका हाथ कट चुका है फिर भी ये एक चीज भी नहीं बोल पा रहा है। तभी यूंज भी उस पर अटैक कर रहा होता है। तभी गोल्डन पाम से पीछे आके यूंज पर अटैक कर देता है। यूंज बोलता है अब क्यों मैं क्या करूँ इस हालत में। तभी वो लड़की का गर्दन काट देता है। तभी दूसरी लड़की उसके पीछे आती है और दूसरा पाम अटैक मारती है। यूं सोच रहा होता है मेरी बॉडी अंदर से लग रहा है कि जल रहा है। और तभी साइबर टेक्निक यूज करके सामने वाले को अटैक करता है, लेकिन गोल्डन पाम यूज करके यूंज के बीच में सीधा मारता है और हम देखते हैं यूंज का बीच एकदम छेद हो चुका होता है। लीडर सोचता है ये फ्लेम की कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है, ये ट्रूली यिन एनर्जी है। आखिर इसका प्योर एनर्जी का कोई अंत नहीं है, आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं। तभी वो लड़की तुरंत अटैक करने जा रही होती है सामने वाले पे। सामने वाला उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है क्या तुमको लगता है कि तुम्हारे पास एक हाथ से तुम मेरे पे अटैक कर सकती हो? तुरंत वो उसका दूसरा अटैक को भी काट देता है और फेंक देता है पीछे। और बाकी लड़की लोगों को हंस रहा होता है देख के और बोलता है आखिर तुम उन्हीं तरफ देखो,
मैंने तुमको खोज लिया। इतना बोलते ही वो हाथ टूटा हुआ नीचे कर देता है और सभी को बोलता है, मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ कि अपना ब्लड रिवर्सल डिवाइन आर्ट को यूज करो। बाकी लोग यस सर बोल रहे होते हैं। ओल्ड लेडी सोच रही होती है, द ब्लड रिवर्सल आर्ट, आखिर ये क्या चीज है। तभी सामने वाले का शरीर चेंज हो रहा था। ये देख के लेडी हैरान हो जाती है और पूरा चेंज हो जाता है। बाकी लोग घबरा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आखिर ये क्या है, ये तो मॉन्स्टर जैसे लग रहे हैं। और तभी हम देखते हैं उसका पूरा रूप बाकी लोगों का। बाकी सर्वेंट लोग सोच रहे होते हैं आखिर अब लोग क्या करने का सोच रहे हैं। अगर इन पे क्लो भी अटैक किया जाए तो अब क्लो भी अटैक नहीं होगा, ये इंपीरियल फैमिली के लिए बहुत खतरनाक है। तभी बोल रही होती है ऑलरेडी, चलो ठीक है। फिर दो के लोग उस पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी सामने वाला हंसता है, उसका गर्दन पकड़ लेता है, दोनों का सर फोड़ देता है। तभी पीछे से कोई अटैक कर रहा होता है पाम से अपने, लेकिन उस पर पाम का भी कोई अटैक ही नहीं होता। तभी उसका भी गर्दन पकड़ देता है और सीधा जमीन पर जाके ठुस देता है। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसी फाइट चल रहा होता है। तभी एक लड़की आ रही होती है, उसको भी जोर से मार के साइड कर देता है। और हम देखते हैं सीधा गर्दन कट के सीधा सोल्जर्स लोगों के पास आता है। बाकी लोग बोल रहे होते हैं सबके सब शांत रहना, अगर तुमको मरना नहीं है एक भी शांत मत करना। एक लोग प्रार्थना कर रहा होता है और बोल रहा होता है हम लोग ऐसी तरह से बच सकते हैं, अगर किसी ने एस्केप करने की कोशिश की तो वो लोग पकड़े जा सकते हैं। आखिर यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इतने सारे आउटसाइडर है, इतने सारे स्पाइज है, आखिर हम लोग कर क्या सकते हैं। हम लोग को किसी भी तरह से निकलना पड़ेगा, वरना हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तभी ऊपर से खून टपकता है। सामने वाला बोल रहा था आखिर तुम क्या कर रहे हो, ये क्या है। तभी हम देखते हैं ऊपर से ये सर्वेंट आ रही होती है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। बाकी लोगों को बोल रहा होता है भागो यहाँ से। सबके सब भाग रहे होते हैं और गेट के बाहर जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमें किसी भी तरह से यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन किसी का किसी कुर्बानी देना पड़ेगा। इतना बोलते एक लोगों को पीछे ढकेल देता है। सर्वेंट आगे काट के उसको आगे चल देती है। सामने वाला सोच रहा था मैं सच में पहुंचने वाला हूँ, बस थोड़ा सा और। सामने जैसे जा रहा होता है तभी एक और लड़की आ जाती है और सामने से अटैक करने जा रही होती है। तभी सामने वाला जिसने फेंका था वो एक और लोगों को भी बलि पे चढ़ा देता है और सामने फेंक देता है। सामने वाला बोल रहा था कि तुम करने क्या चाह रहे हो। वो बोलता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कम से कम एक लोगों को तो यहाँ पे निकलना ही पड़ेगा। तभी सामने वाला बोलता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, सिर्फ एक लोग। तभी वो आती है और अटैक कर देती है और ये बोलता है तुम खुद देख सकते हो। तुरंत वो रोकने की कोशिश कर रहा होता है, नहीं नहीं तुम मेरे ऊपर अटैक मत करो। और तुरंत देखते हैं हम कोई आता है मॉन्स्टर वाले जो ब्लड रिवर्सल आरडीएस किए हुए हैं, और सीधा उसका मुंह पकड़ता है और सीधा फेंक देते हैं एक ही पंच में। सामने वाला सोच रहा था हाँ मैं मरा नहीं, क्या इसने मुझे बचा लिया, चलो ठीक है फिर सच में लगता है अब मैं बच गया हूँ। तभी उस पे भी अटैक करता है और उसका भी सर फोड़ देता है और जमीन में गिर जाता है। लगता है हम कुछ गड़बड़ में हैं। आखिर हम लोग यहाँ से निकले कैसे, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा इस पैलेस में। तभी उसको भी एक पंच में मार के उसका गर्दन काट के उड़ा देता है। ओल्ड लेडी सोचती है तो जैसा मैंने सोचा था। सामने वाला बोल रहा था चलो ज्यादा घमंडी बनने की कोशिश मत करो, अब सरेंडर करो, तभी हम तुमको छोड़ देंगे, नहीं तो तुमको यहीं पे मार देंगे। और ये सब बोलता हुआ सोच रहा था मेरा गोल था कि फर्स्ट पैलेस के लोकेट के इंपीरियल पैलेस का गार्डियन को देखना और सोर्स पता करना कि लोग कितने पावरफुल हैं। तभी सामने वाला बोल रही होती है हंस के कि अच्छा तो तुमको लगता है कि मैं इतना हरामी से हार जाऊंगी। सामने वाला बोलता है क्या बोल रही हो तुम, तुम्हें लगता है वो जानवर जैसे लोग इंपीरियल पैलेस के गार्डियन को हरा देंगे, तुमने हमें बहुत ही कम समझ लिया है। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया है। चैप्टर खत्म हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब करो, मैं नेक्स्ट चैप्टर पे काम कर रहा हूँ। तब तक के लिए सी यू सून।